अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो आखिरी के दो चैप्टर्स रिमेनिंग है, उसमें से ये एक चैप्टर है ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से। अ, अगर आप इसको अपने बोर्ड लेवल की किताब पे देखने के लिए जाओगे तो बोर्ड लेवल की किताब में अभी आपको ये सिर्फ पंजाब बोर्ड की किताब में दिखेगा। और जो पुरानी सिंध की किताब थी उसके अंदर भी बहरहाल ये चैप्टर मौजूद था। ठीक है। और बाकी किताबों में जो कुछ हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ये कंटेंट बाकी किताबों में अभी नाइन्थ या मैट्रिक के अंदर है। ठीक है, इसका कुछ हद तक वेरिएशन। तो एक कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या पूछा जाने वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन चूंकि सारे टॉपिक्स हमने कवर करने हैं तो इसलिए इसको लेके चलते हैं। अभी करंटली जो पीएमडीसी का सिलेबस है उसके अंदर भी ये चैप्टर शामिल नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन जो बच्चा आगा खान की तैयारी कर रहा है तो उसको ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हमने पढ़ना क्या है, अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं फिर हम शुरू करें। इस चैप्टर में हमने पढ़ना यह है कि हमारे पास जो लेंसेज होते हैं, जैसे हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है, हमारे पास कॉनकेव लेंस होता है, इनके बारे में हमने पढ़ना है। और इनकी मदद से जो हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसी तरह से हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, गैलीलियन टेलीस्कोप है, टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप है। इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी लेंस के फॉर्मूले देखेंगे, इनकी मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये सब चीजें जो है ना, ये समझ लें हमारा आज का टॉपिक रहने वाला हैगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो भैया, हमारे पास दो तरह के लेंसेज होते हैं। ठीक है। एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। जब मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ये मानता हुआ कि आपने जो है ना वो इससे पहले ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है। तो एक होता है जनाब कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है जनाब कॉनकेव लेंस। ठीक है सर। कॉन्वेक्स लेंस को मेरा बेटा हम कन्वर्जिंग लेंस का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा सर, ये कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? जो लाइट रेस को कन्वर्ज करने की सलाहियत रखता है। अभी बताते हैं क्या होता है। जो आपका कॉनकेव लेंस होता है इसको मेरा बेटा हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। सही है। और अगर इसका मजीद हम तर्जुमा करें तो कन्वर्जिंग लेंस का मायना ये हो गया, कन्वर्ज करने का मायना ये हो गया एक पॉइंट पर जमा करना। यानी कि कन्वर्जिंग लेंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सारी की सारी लाइट रेस को एक पॉइंट पर जमा करता है, एक पॉइंट पर जमा करने की सलाहियत रखता है। डाइवर्जिंग लेंस जो होता है, डाइवर्जिंग लेंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये लाइट को फैलाता है, फैलाता है। ठीक है। एक पॉइंट को एक पॉइंट पर जमा नहीं करता। अच्छा, अब इसके अंदर ना ये चीज ध्यान में मत लाना कि कौन सा अच्छा लेंस है कौन सा बुरा लेंस है। दोनों लेंसेज की ऑब्वियस सी बात है अपनी अपनी एप्लीकेशन है। जहां कन्वर्जिंग लेंस चाहिए वहां डाइवर्जिंग लेंस नहीं आ सकता, और जहां डाइवर्जिंग लेंस चाहिए वहां पे कन्वर्जिंग लेंस नहीं आ सकता। इसकी सबसे आसान मिसाल और सबसे कॉमन रियल लाइफ एग्जांपल जो है ना, वो ये जो हमारी आई साइट वीकनेस का इशू होता है उसकी करेक्शन में ये दोनों लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। अब आपने अपने इर्द गिर्द के अंदर बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी करीब की नजर खराब होती है, बहुत सारे देखे होंगे जिनकी दूर की नजर खराब होती है। जिनकी दूर की नजर खराब होती है उनकी करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस यूज होता है। जिनकी करीब की नजर खराब होती है उनकी करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। अब जाहिर है जिसकी करीब की खराब है उसको आप दूर की खराबी को दूर करने वाला चश्मा नहीं लगा के दे सकते। ठीक है। तो मैं यही बता रहा था कि हर एक का अपना अपना पर्पज है। ठीक है सर, आगे चलें। अब देखो बच्चे, जो हम कॉन्वेक्स लेंस को डिफाइन करते हैं या डिजाइन करते हैं ना, वो कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये हम कहते हैं कि मान लो ये हमारे पास एक अदद क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस को ना डिफाइन करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका जो आपकी किताब वालों के यहाँ पॉपुलर है ना, वो ये है कि वो किताब में इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर आप इस लेंस को देखोगे तो ये लेंस जो है ना, दिस लेंस इज थिनर एट द एजेस। देखोगे तो ये इसकी एजेस हैं। एजेस मतलब किनारियां या किनारे। ये देखो एजेस के ऊपर आपको कैसा नजर आ रहा है? थिन नजर आ रहा है। और यहां से जब आप देखोगे तो ये कैसा नजर आ रहा है? थिकर नजर आ रहा है। यानी कि दिस लेंस इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस। तो ये एक तरीका है किताब वालों के नजदीक इसको डिफाइन करने का। ऑल्दो कि हमारे पास इससे बेहतर तरीका है जो मैंने आपको ऊपर डिफाइन किया है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो लाइट को कन्वर्ज करने की सलाहियत रखता है। ठीक है। और इसको बाय द वे हम लोग कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि ये दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है। ठीक है, राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी। अच्छा,
सर एक तरफ से कॉन्वेक्स कैसा होता है, जैसा मैंने आपको न्यूटन रिंग्स में पढ़ाया था। आपने पता नहीं उसकी फिगर पे गौर किया था या नहीं किया था। एक साइड उसकी ऐसी थी, और आपको याद होगा, और एक साइड उसकी ऐसी थी। और जहां ये डायग्राम बनी हुई होगी ना, वहां पे जाके देखना, इसके ऊपर लिखा हुआ था, ये हमने पढ़ना नहीं है यहाँ पे। ये मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ कि डबल कॉन्वेक्स लेंस के अलावा भी एग्जिस्ट करते हैं लेंस। आपने शायद उसके ऊपर गौर नहीं किया था, अब जाके गौर कर लेना। ये आपके पास था प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि ये आपके पास एक ऐसा लेंस था जिसमें एक साइड कॉन्वेक्स थी और दूसरी साइड जो थी उसकी वो प्लेन थी, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था वो, ठीक है। खैर ये हमने पढ़ना नहीं है अभी। अब आते हैं कॉनकेव लेंस की शक्ल के ऊपर। कॉनकेव लेंस की जो शक्ल है ना मेरे भाई, वो कुछ इस तरह से होती है, वो इसका उल्टा होता है। ये क्या था, ये आपके पास था थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस, वो उल्टा हिसाब हो जाएगा। यानी कि इसको अगर आप बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये कुछ कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। ये जो आपके पास लेंस बनाया गया है, ये लेंस मेरा बेटा आपके पास कहलाता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस, अब इसको भी आपकी किताब वाले ऐसे ही डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं भाई, किताब वालों के नजदीक, किताब वाले ऐसे कहेंगे कि ये आपके पास जो है ना, ये क्या है, ये देखो, ये इसकी एजेस हैं, एजेस कैसी हैं इसकी, थिकर है। और जो इसका सेंटर है वो कैसा है जनाबे वाला, वो थिनर है, ठीक है। तो थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एजेस, ठीक हो गया। यस सर, समझ में आ गई। अब देखो आपके पास ये जो भी कोई लेंस है ना, ये किसी बड़े से स्फेयर का पार्ट होता है। यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ मैं अगर एक स्फेयर बना के दिखाऊंगा, और से देखना, ये ऐसे आप गौर से देखो तो आपको ये वाली साइड एक स्फेयर का नजर आ रही है। सिमिलरली ये जो अंदर वाला इसका कर्व है वो भी एक किसी स्फेयर का पार्ट है। यानी कि ये जितने भी लेंसेज है ना, ये सारे के सारे क्या है, किसी ना किसी स्फेयर का हिस्सा है। किसी ना किसी स्फेयर का हिस्सा है। सर कैसे, नहीं समझ में आया, चलो आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाते हैं। इसको हमने यहां से उठाया, एक मिनट, देखो आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये लेंस कैसे आपके पास ना स्फेयर का पार्ट है, देखो। ये देखो, ये मैंने यहाँ ड्रॉ किया, सही है। ये मैंने एक और ड्रॉ किया, समझना अभी जरा, ये ठीक है। अब देखो देखो और से। अगर मैं इतने हिस्से को यहां से मिला हटा दूं, यहां से देखो, समझो, गौर से देखना बच्चे, ये बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, ये मानते हुए कि आपको इससे पहले इसके बारे में कख कुछ नहीं पता, ठीक है। अब देखो ये आपके पास है, ये अगर मैं यहां से इसको मिटाता हुआ चला जाऊं, ये सही है। सिमिलरली यहां से भी इसको मिटाता हुआ चला जाऊं, सही है। सिमिलरली इस पॉइंट से भी आगे इसको मैं मिटाता हुआ चला जाऊं, ये देखो। अब आप देखो, आपको नजर आ रहा है ये कैसे मैंने दो स्फेयर की मदद से मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया, एक अदद कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर दिया। सिमिलर पैटर्न पे आपके पास कॉनकेव लेंस भी ड्रॉ होता है, ठीक है, जहन में रखिएगा। ये आपके पास लेंस का तरीकाकार है। अब ये जो आपने यहाँ पे स्फेयर कंसीडर किया था ना, अब हमारी सारी बात इस स्फेयर से शुरू होगी, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज हमारी इस स्फेयर से आएंगी। ये हमारे पास कहलाता है स्फेरिकल कर्वेचर। क्या कहलाता है ये, स्फेरिकल कर्वेचर। जिस स्फेयर का ये पार्ट होते हैं ना, ये आपके पास कहलाता क्या है, ये आपके पास कहलाता है स्फेरिकल कर्वेचर। अगर आपको याद है, जब हमने न्यूटन रिंग की बात की थी ना, तो जो हम रेडियस ऑफ द कर्वेचर निकाल रहे थे, जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिए थे, वो इसी का तो रेडियस ऑफ कर्वेचर था। मैंने आपको बताया था लेंस के अंदर ये बात आएगी। अब यहाँ पे मेरा बेटा ये सेंटर आता है, इसको आप कहते हो सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सही है। फिर वही बात है कि किसी भी स्फेयर के अंदर सेंटर से लेकर के किनारे तक का जो फासला होता है, सेंटर से लेकर किनारे तक का जो फासला होता है, उसको हम लोग क्या कहा करते हैं, उसको हम लोग रेडियस कहा करते हैं। तो ये जो आपके पास चीज है, ये क्या कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है रेडियस ऑफ द कर्वेचर। क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। रेडियस ऑफ द कर्वेचर कहलाता है ये वाला पॉइंट, ठीक हो गया। ये आपके पास होता है रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अच्छा जी, अब देखो इसी के अंदर जो है ना, हम मजीद चीजें पढ़ते हुए जाएंगे, और इसी पैटर्न के ऊपर अगर आपसे वो डायमीटर ऑफ द कर्वेचर मांगेगा, तो डायमीटर ऑफ द कर्वेचर इसका क्या हो जाएगा, बट डबल हो जाएगा उठ के। भाई यही चीज डायमीटर हो जाएगी, वो रेडियस के मुकाबले में क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है वो फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ आपको यहां से नहीं समझा रहा, फोकल लेंथ आपको अभी रे डायग्राम से समझाता हूं, ठीक है। अब पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं, ये हमारी कुछ बेसिक बेसिक बातें हो गई। अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा कि लेंस, लेंस क्या चीज है। आपके पास ग्लास सरफेसेस है, उनका पर्पस क्या है जनाब, उनका पर्पस ये है कि वो लाइट को या तो कन्वर्ज करेंगे, या लाइट को क्या करेंगे जनाबे वाला, डाइवर्ज करेंगे, ठीक है सर।
फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि हमारे पास दो तरह के लेंसेज हैं। ठीक है सर, आगे चलिएगा। फिर हमने क्या देखा भाई, फिर हमने ये देख लिया कि हमारे पास एक लेंस वो है जो कि लाइट को कन्वर्ज करता है, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। एक वो है जो लाइट को डाइवर्ज करता है, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस। ये थोड़ा सा मैंने बेहुदा सा बनाया है, कॉनकेव लेंस, बस समझ जाना, ठीक है, जज्बात समझना, अल्फाज पे और नहीं करना, ठीक है सर। फिर मैंने बताया कि कोई भी जो लेंस है ना, वो किसी ना किसी किसका पार्ट होता है, कर्वेचर का पार्ट होता है। हमने कहा ठीक है सर, वेरी गुड, हो गया, बहुत जबरदस्त हो गया। अब ये मैंने आपको फिर बना के भी दिखा दिया, और अब मैं आपको यहाँ पे, ये इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ताकि हम यहाँ से अपनी जगह को इस्तेमाल कर लें। चलो, ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, फिर मैंने इसमें बता दिया स्फेरिकल कर्वेचर का पार्ट है। अब मेरा बेटा, हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक शुरू हो रहा है ना, और ये पूरा टॉपिक आगे पूरे चैप्टर में ही चलता रहेगा, वो हमारे पास कहलाता है जनाब कॉन्सेप्ट ऑफ रे डायग्राम्स। क्या कहलाता है? आप लोगों ने यकीनन मैट्रिक क्लास में अपने O1 O2 के अंदर भी इन चीजों को पढ़ा होगा, रे डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो, रे डायग्राम आपके पास किस बला का नाम है, समझिएगा जरा। ये मैंने, मान लीजिए यहाँ पे जो है ना, वो एक अदद कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया। सर, हम बार बार कॉन्वेक्स लेंस क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? क्या हम कॉनकेव लेंस के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे? नहीं बेटा, क्योंकि हमारे कोर्स में सारा का सारा कॉन्सेप्ट किसका इंक्लूड होता है? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का, क्योंकि उसी के अंदर हमारे पास सारी की सारी मेजर चीजें बन रही होती हैं, ठीक है। यहां हमने जो है ना, एक ऐसे करके क्या ड्रॉ कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा सर, इस लाइन की क्या खास बात है? भाई साहब, इस लाइन की खास बात यह है कि ये जो लाइन है ना आपके पास, ये लाइन इस पूरे लेंस से पास होती हुई जा रही है, बस इसकी यही खास बात है, और कोई खास बात नहीं है, ठीक है। इस लाइन को मेरा बेटा आप कहते हो प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम देते हो? प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है सर। और कोई खास बात बताएं? और चीजें मार्क कर देते हैं इसके अंदर हम लोग जरा, फिर हम देखते हैं अभी इसके अंदर। एक मिनट देना जरा। अब देखो बच्चे, ये हमारे पास लाइन जो है ना, ये कहलाती है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा सर, ये जो बिल्कुल हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट है ना, इसको आप कहते हो ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम देते हो? अबे मार्क हो जा, ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से यहां कहीं पे आपके पास जो है ना, एक कोई पॉइंट होता है, इसको आप कहते हो फोकस। क्या कहते हो? फोकस। जैसे फोकस यहां होता है, बिल्कुल उतने ही फासले पे आपके पास फोकस यहां भी होता है, एफ। सही है। सिमिलरली, जितना फासला ओ से एफ का है, एफ से 2F का भी उतना ही फासला होता है। मतलब ओ से एफ जितनी दूरी पर है, एफ से 2F भी उतनी दूरी पर है, ठीक है सर। फिर यहां पे भी एफ से 2F उतनी ही दूरी पे आएगा। ध्यान में रखिएगा ये सारी की सारी बातें जो मैं यहां ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं आपको ये सब चीज मार्क करके दिखाऊंगा ना, तो यहां पे भी देख लो जरा। ये वाला जो आपके पास सेंटर था ना, ये कहलाता है जनाब 2F। और ये जो आपके पास पॉइंट था ना, ये आपके पास कहला रहा होता है ओ, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सिमिलरली ध्यान में रखिएगा, यहां कहीं पे आपके पास कौन सा पॉइंट था? एफ था। ये जो आपके पास ओ से लेके एफ तक का फासला है ना, यानी कि ये वाला फासला, ये वाला फासला ओ से लेके एफ तक का। अब मैं इसको यहां पे मार्क कर रहा हूं, ध्यान में रख लेना, ठीक है। यहां थोड़ा सा छोटा बना हुआ है दायरे। ये जो आपका ओ से लेके एफ तक का फासला है, इसको आप कहते हो फोकल लेंथ। क्या कहते हो इसको आप? फोकल लेंथ, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ये वाला डिस्टेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक का फासला, ये इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, ठीक है। समझ जाओगे ना अब? ये आपके पास क्या है? ये आपके पास कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या कहलाता है आपके पास? ये आपके पास सॉरी, ये कहलाता है आपके पास फोकल लेंथ। ये क्या कहलाता है आपके पास? फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है। बस यहाँ थोड़ी गंदगी हो गई है, समझ जाना। ओ से लेके एफ तक का फासला, यानी कि यहां से लेके यहां तक का ये फासला आपके पास क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपस में रिलेशन जो होता है, वो क्या होता है कि अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी है और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। तो फोकल लेंथ इस तरह से निकलता है, ठीक है। अब हम ये जो है ना, हमेशा हम जब भी काम कर रहे होंगे ना, हम ये वाली लाइन जो है ना, ये ड्रॉ करके जाएंगे। और हम इसी की बेसिस के ऊपर सारी जितनी भी हमारी रे डायग्राम है या जितना भी कुछ है ना, वो हमने सारा का सारा इस एक फिगर की मदद से ही पढ़ते हुए जानी है। तो जहन में रखिएगा अगली बात, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, मैं इसी को बार बार बनाऊंगा, ठीक है सर। समझ में आती है बात? चलें आगे। अब जनाब अपने पास इसको कहीं पेस्ट भी कर देते हैं। अब जनाब हमारे पास जो रे डायग्राम के असूल है ना, वो बहुत सिंपल से हैं। हम टोटल दो असूलों के ऊपर काम करेंगे। पहला असूल क्या है? वैसे तो तीन होते हैं, लेकिन हम दो भी काम करेंगे, या तीनों सीख लेते हैं अभी हम पहले। अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, सुनते जाना गौर से। अगर कोई, ये रूल नंबर 1 है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो वो कन्वर्ज होके फोकस से पास करेगी। कहां से पास करेगी? फोकस से।
अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब वो कन्वर्ज होगी यानी कि कन्वर्जिंग लेंस से टकराएगी तो कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। ये है आपका रूल नंबर 1। दिस इज रूल नंबर 1। अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब वो स्ट्राइक करेगी किसको? अपना ये कन्वर्जिंग लेंस को, तो कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। ठीक है सर, हो गई। आगे चलते हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे आके इंसिडेंट होती है, अगर कोई लाइट रे क्या होती है? ऑप्टिकल सेंटर पे आके इंसिडेंट होती है, तो उसमें कोई कन्वर्जेंस नहीं आएगी, वो जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई है। यानी कि यहां पे जो एंगल था अगर अल्फा एंगल था, तो यहां पे भी क्या होगा जनाब? अल्फा एंगल होगा। जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल पे जा रही होगी। ये आपके पास क्या कहलाती है? ये आपके पास कहलाता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है भाई? रूल नंबर 2 सिंपल सा ये है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे आके स्ट्राइक करती है, तो जिस जाविये पे, जिस एंगल पे स्ट्राइक हुआ था उसी एंगल पे वो आगे निकल जाएगी, वो अपना कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से आती है, कहां से आती है जनाब? फोकस से आती है। अगर कोई लाइट रे फोकस से आती है, तो कन्वर्जिंग लेंस से टकराने के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। कैसे जाएगी भाई? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस से टकराने के बाद इट विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे मूव कर रही होगी वो, ये तरीकेकार होगा उसका, ध्यान में रखिएगा। ये ऐसे जा रही होगी, ठीक है, ये ऐसे जा रही होगी, ये तरीकेकार होगा। ये आपके पास है जनाब रूल नंबर 3। ये आपके पास 3 रे डायग्राम के प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल नंबर 1 क्या था? कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी तो एज इट इज जाएगी। ये 3 रूल मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गए होंगे, सही है। अब हम इसके जो है ना वो केसेस पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसके डिफरेंट केसेस आ रहे हैं। केसेस देखते जाएंगे, चीजें समझते जाएंगे। केस नंबर 1, ये हमारे पास आ गया जनाब। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो प्लेस हुआ हुआ है इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो क्या होगा जनाब? उसके पास से जो लाइट रेज आ रही होंगी वो पैरेलल आ रही होंगी, सही है। यानी कि ऐसे लाइट रेज आ रही होंगी, ऐसे लाइट रेज आ रही होंगी सारी की सारी। यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। भाई जब कोई चीज इंफिनिटी पे होती है तो वहां से जो लाइट रेज आती हैं वो कैसी आती हैं? पैरेलल आती हैं, बहुत दूर से है क्योंकि वो, ठीक है सर। अब जब वहां से पैरेलल रेज आएंगी तो आपको एक बात पता है, आपने अभी अभी रे प्रिंसिपल पढ़ा है क्या? अगर लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी तो वो टकराने के बाद कहां पे कन्वर्ज होंगी? वो टकराने के बाद फोकस पे कन्वर्ज होंगी, हमें तो ये बात पता है। और लाइट रेज पैरेलल क्यों आ रही हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपने? इन्फिनिटी पे रखा है। अब आप यहां पे देखो, हम हर दफा जब ये डायग्राम बनाएंगे ना तो हम क्या क्या लिखेंगे, देखो। ऑब्जेक्ट कहां पे था? इंफिनिटी पे था, ठीक है। इसकी जो इमेज बनी है, इमेज इमेज कहां पे बनी है? प्रिंसिपल फोकस पे बनी है। इमेज कहां पे बनी है? प्रिंसिपल फोकस पे बनी है। पहली बात इमेज कहां पे बनी है भाई? इमेज बन गई आपकी प्रिंसिपल फोकस पे। आपने बोल दिया ठीक है सर, बन गई, यहां तक की बात तो हमें भी समझ में आ गई। इस इमेज के बारे में आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं? पहली चीज कि आपके पास जो इमेज बनी है ये रियल बनी है, सही है, रियल। अच्छा, एक टर्म हम यूज करेंगे रियल का, एक टर्म हम यूज करेंगे वर्चुअल का। सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी रियल इमेज है कौन सी वर्चुअल इमेज है? देखो भाई, अगर ये लाइट रेस, गौर से सुनना, दो तीन पहचाने बता देता हूं। ये इन लाइट रेस की बात कर रहा हूं। अगर ये लाइट रेस आपको एक्चुअल में मिलती नजर आए तो इसका मतलब रियल इमेज बनेगी। अगर ये लाइट रेज आपको एक्चुअल में मिलती नजर आए तो इसका मतलब रियल इमेज बनेगी, सही है। अगर आपको खुद से एक्सटेंड करके मिलानी पड़े तो वर्चुअल इमेज बनेगी, एक। दूसरी पहचान, लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट जिस साइड के ऊपर है, इमेज अगर दूसरी साइड पे बन रही है तो वो रियल इमेज होगी। अब देखो, ये आपका लेंस है, ये आपका लेंस है, यस सर ये लेंस है। इसमें ऑब्जेक्ट किधर है? ऑब्जेक्ट उल्टे हाथ पर है। इमेज कहां है? सीधे हाथ पर है। तो देखो, ऑब्जेक्ट उल्टे हाथ पर है, इमेज सीधे हाथ पर है, ये रियल इमेज की निशानी है। मिरर में उल्टा होता है, मिरर में जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज होगा तो रियल इमेज है, क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है।
यहां पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, यहां पे रिफ्रैक्शन हो रही है। वो ग्लास पीस को क्रॉस करके जा रहा है, ठीक है। खैर, तो इमेज रियल बनी है। और क्या है, इमेज बड़ी है छोटी है, बहुत छोटी सी बनी है। बिल्कुल आपके पास पॉइंट इमेज बनी है, छोटी सी पॉइंट इमेज हमारे पास बनी है। हमें ये बात नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते हैं सर, और कुछ बताएं। केस नंबर 2 पे आ जाते हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता केसेस होते जाएंगे, आप खुद समझते जाओगे। अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा आगे ले आए। ऑब्जेक्ट अभी कहां था, बहुत दूर इंफिनिटी पे था। अच्छा सर, अब ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा आगे ले आए, यानी कि ऑब्जेक्ट इज जस्ट बियॉन्ड 2f, यानी कि आपने 2f से थोड़ा सा पीछे अपने ऑब्जेक्ट को रखा है। गौर से देखते जाना। ये आपका ऑब्जेक्ट है जनाब, ये बनाया फिर से। आपने जो अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना मेरे भाई, आपने अपना ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है जस्ट बियॉन्ड 2f। इस जगह पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा 2f के पीछे आपने रखा हुआ है, ठीक है सर, समझ में आती है बात। चले, अब इसके ऊपर क्या करना है, अब इसके ऊपर हमने वही अपने अपने जो रे प्रिंसिपल थे वो अप्लाई कर डालेंगे, देखते हैं क्या होता है, हमें पता तो चले। अच्छा सर, लगाएं रे प्रिंसिपल लगाएं। एक लाइट रे हमारे पास आएगी जनाब इसके हेड से, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है सर। सही है सर, आ गई लाइट रे पैरेलल टू। अब क्या करना है ये भी बताएं, आगे भी बताएं। भाई जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, वो कहाँ से पास कर जाएगी, वो पास कर जाती है जनाबे वाला फोकस से। हमें पता है ये बात तो अच्छे तरीके से। चलो आ जाओ, ये यहां से पास कर गया, ठीक है सर, वो पास कर गया। आप आगे चलें। इसी पैटर्न के ऊपर आपके पास एक लाइट रे हमने मान लिया यहां से आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से, ये इस जगह से आ रही है, ठीक। ये आ रही है यहां से ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक हो गया। ये इधर ये ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है। अब देखो आपको ये इस पॉइंट के ऊपर मिलती हुई नजर आ रही है, ये देखो इस पॉइंट पे आपको मिलती हुई नजर आ रही है। इस पॉइंट पे आपके पास क्या बन जाएगी जनाब, इमेज बन जाएगी। ये आपके पास देखो अब की बार इमेज बन गई, ये देखो इमेज बन गई, ये आपके पास इमेज बन रही है। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता ना गौर से वो चीज देखनी है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपके पास क्या बन गई जनाब, ये आपके पास बन गई इमेज, ठीक है। अब अगर देखो मैं आपसे इमेज के बारे में पूछूं, पहली बात तो आप ये देखो आपके पास इमेज कहां बन रही है, तो आप बोलोगे इमेज फॉर्म हुई बिटवीन एफ एंड 2f। इमेज कहां फॉर्म हुई, इमेज फॉर्म हुई बिटवीन एफ एंड 2f। वेरी गुड, नजर आ रहा है आपको ये। फिर आप देखो आपके पास इमेज रियल बन रही है, बिल्कुल रियल बन रही है। लाइट रेज हमें एक्चुअल में मिलती हुई नजर आ रही है, वर्चुअली तो नहीं मिला है लाइट रेज हमने। साथ साथ देखो आपके पास इमेज जो है वो कैसी है, इमेज आपके पास इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, तो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इरेक्ट का फर्क क्या है, देखो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है, इमेज का हेड नीचे है। तो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज जब उल्टी होती है ना, तो उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड इमेज, ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे चले, फिर आप देखो आपको जो साइज नजर आ रहा है, साइज आपको स्मॉल नजर आ रहा है। क्या मतलब, मतलब अगर आप गौर से देखोगे तो आपको साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बड़ा नजर आएगा और साइज ऑफ द इमेज छोटा नजर आएगा। देखो नजर भी आ रही होगी आपको ये बात। यहां पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने साइज लिखा हुआ है वही चीज हाइट है बेसिकली। भाई साइज क्या है, हाइट ही तो है, और क्या है। तो आपको भी नजर आ रहा है साइज ऑफ इमेज छोटा है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है। गोया कि आप कहोगे मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। मैग्निफिकेशन क्या है, 1 से छोटा है। ये सब चीज आपसे पूछेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। सही हो गया, सही हो गया सर। अब यहीं पे हम लोग एक चीज और डिफाइन करते हैं, वो क्या है, वो हम डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। ये देखो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जहां तक आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपके पास कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रिप्रेजेंटेड बाय पी। रिप्रेजेंटेड बाय पी, पी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर जहां पे मेरे लाल आपका इमेज बन रहा है, अब जैसे ये देखो ये आपके पास आपका बन रहा है क्या, इमेज बन रहा है। अभी इमेज कैसा भी बने, वर्चुअल बने या इरेक्ट बने, कुछ भी बनता रहे, जहां भी आपका इमेज बन रहा है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है इमेज डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेके, ठीक है। तो यहां मार्क भी कर लेते हैं। एफ आपके पास क्या बताया था मैंने, आहिस्ता आहिस्ता हमारी वोकेबलरी खुद ही बिल्ड होती जा रही है। फोकल लेंथ। पी क्या बताया मैंने आपको,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्यों, क्या बताया मैंने आपको, क्यों बताया मैंने आपको, इमेज डिस्टेंस ये होता है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास मैग्निफिकेशन था, इस मैग्निफिकेशन को बाय द वे हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन का नाम भी देते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन का। इसी लीनियर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और भी होता है, वो भी यहां लिख देता हूं। जैसे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, बिल्कुल सिमिलरली आपके पास इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था। तो अगर आप अभी देखोगे आपको ये बात भी वाजे नजर आ रही है कि हमारे पास इमेज डिस्टेंस छोटा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ा है, गोया कि आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा अभी, लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब देखो आप अगर इन दोनों केसेस को गौर से देखो ना, तो आपको मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आपको वो बात समझ में आ जाए। अगर वो समझ में आ गई तो आगे के केसेस को और आप और ज्यादा एंजॉय करोगे। देखो पहले ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो इमेज एफ पे बन रहा था, आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे ले आए तो देखो इमेज भी थोड़ा आगे चला गया, देखो ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लाया तो इमेज थोड़ा आगे चला गया, ऑब्जेक्ट को और आगे लाऊंगा इमेज और आगे जाएगा, ऑब्जेक्ट को और आगे जाऊंगा इमेज और आगे जाएगा, देखना पूरे पूरे टॉपिक में यही चलता रहेगा। ऑब्जेक्ट को आप जितना आगे लेके जाओगे ना इमेज उतना आगे शिफ्ट होता चला जाएगा। यही चीज हम पूरे टॉपिक में क्या होगा, देखते चले जा रहे होंगे, जहन में रख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम आते हैं जनाबे वाला केस नंबर 3 पे। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f आ गया था, आ गया था सर। अब हम आ रहे हैं जनाब ऑब्जेक्ट एट 2f, ऑब्जेक्ट एट 2f। अब ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया जनाब, हमारे पास 2f के ऊपर उठ करके आ गया। अच्छा सर, ड्रॉ करते हैं फिर से। आ जाओ भाई साहब, ये रहा, ये वही वही डायग्राम वापस चल रही है, कोई कुछ छेड़छाड़ नहीं है, कुछ भी नया नहीं किया। ये मेरे पास देखो वही ऑब्जेक्ट जो था ना, अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं उठा करके मेरे प्यारे भाई इधर ले आया। ये ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आया, ऑब्जेक्ट को ले आया मैं 2f के ऊपर, ठीक है, वही सेम ऑब्जेक्ट है, बावला हो गया थोड़ा सा, है वही ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैं ले आया 2f पे, ठीक है सर। चलें ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक लाइट रे आई जो कि इसके हेड से आ रही है, ठीक है, ये लाइट रे आ गई। और जनाबे वाला हमारे पास ये हमें पता है ना, ये स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद ये कहां से पास करेगी, एफ से पास करेगी, ठीक है। अच्छा वही बना लेते हैं। चलो ये ड्रॉ कर दिया। इस 2f को ऊपर लिख देता हूं वरना ये यहाँ पे कचरा ही होता रहेगा, ठीक है, ये 2f को ऊपर लिख दिया मैंने। इस f को भी ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि वो फिर वो लाइट रेज मिलेंगी तो यहाँ पे पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या होगा जनाब, अब हमारे पास जो अगली लाइन है वो कहाँ से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से। देखो इससे ज्यादा कोई मतलब आसान चैप्टर भी कोई हो सकता है, खुद सोचो यार, इतना आसान चैप्टर है, मतलब डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे इसके अलावा, ठीक है। सही हो गया सर, सही हो गया, ये हो गया। अब आप देखो आपको जो नजर आएगा ना, ये देखो इधर, ये इधर बन रही है, ठीक है। वेरी गुड। ये आपके पास इमेज बन रही है इस जगह पे, और ये आपके पास क्या है, 2f के ऊपर इमेज बनती है, ठीक है। 2f पे ऑब्जेक्ट होता है तो आपकी इमेज भी कहाँ बनती है, 2f पे बनती है। मुझे पता है आप बोलोगे सर आपने तो अभी धांधली में चाह के उसको 2f पे लाए यार, वो जाहिर सी बात है, मैं स्केल से तो नहीं बना रहा ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एरर की गुंजाइश तो है ना। लेकिन ये तो मुझे पता है कि उसने बनना कहाँ पे, 2f पे ही बनना है, तो वो 2f के ऊपर ही आपकी इमेज बनती है, ठीक है। ये आपके पास बनती है। अब देखो इसके ऊपर जब मैं मार्क करूंगा तो ऑब्जेक्ट एट 2f है, ये सब ना समझते जाना ताकि आपको आगे के इंस्ट्रूमेंट समझ में आ रहे हो। ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर आ रहा था तो मेरे भाई इमेज भी कहां आ गई, 2f के ऊपर आ गई। ऑब्जेक्ट 2f पे था तो इमेज भी कहां आ गई जनाबे वाला, 2f पे आ गई, सही है सर। और बताएं, इमेज अब आप ही लोग बता रहे होगे, रियल है जी सर रियल है, इन्वर्टेड है जी सर इन्वर्टेड है। अच्छा एनईडी यूनिवर्सिटी वाले और यूवीटी लाहौर वाले, उनके ना ये केसेस फेवरेट हैं। वो सिंपल आपको ऐसे ही पूछेंगे, ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर हो तो बताओ इमेज कहां बनेगी, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, इस तरह के ऑप्शंस आपको दे रहे होंगे। तो ये सब चीज हम मतलब जो बना के देख रहे हैं, रियल है, इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन इसके अंदर क्या होती है, 1 होती है। कैसे सर, भाई देखो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो साइज इमेज का है वही साइज ऑब्जेक्ट का है। सिमिलरली देखो क्यू अपॉन पी, अरे भाई क्यू अपॉन पी से देख लो, ज्यादा आसानी समझ में आ जाएगा, देखो इधर से
भाई साहब यहां से जितने फासले पर ये है, यहां से जितने फासले पर ये है, यहां से उतने ही फासले पे तो दूसरा भी है। भाई 2f से ऑप्टिकल सेंटर का फासला तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। 2f से ऑप्टिकल सेंटर का फासला कैसे रहेगा, उतना ही रहेगा, सेम ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है ये तो आपके पास, ठीक है। समझ जाना अब बस तुम, ठीक है, ये जो मैंने ड्रॉ किए। चलो, अब ये जो है ना मेरा बेटा, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास P है और ये आपके पास क्या है, Q है, एक बराबर है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या हो जाती है आपके पास, 1 हो जाती है, ठीक है। ये आपके पास था केस नंबर 3। वो जो मैंने ऊपर बात बताई थी वो देखो फिर आपको नजर आ रही है। आप इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लेकर गए, इमेज थोड़ा और आगे चला गया, तो ये आपको पूरे सारे केसेस में ये चीज आपको नजर आती जाएगी। ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, इमेज आगे जा रहा है, साथ साथ देखो मैग्निफिकेशन का भी एक ट्रेंड नजर आ रहा है। देखो पहले मैग्निफिकेशन बिल्कुल जीरो थी, बिल्कुल जीरो थी, सबसे पहले वाले केस में अगर मैं यहां की मैग्निफिकेशन की बात करूं, तो यहां पे मैग्निफिकेशन अप्रोक्सीमेटली जीरो थी। क्यों भाई, मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन आपके पास है जो आपका हाइट ऑफ इमेज था डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अभी देखो आपको नजर आ रहा है आपका पॉइंट इमेज बन रहा था पहले, तो हाइट ऑफ इमेज तो बहुत छोटी थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते थे कि इसका एक और फॉर्मूला क्या था, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। और आपका इमेज डिस्टेंस तो कितना था, फोकल लेंथ के बराबर था। तो इसकी तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, जबकि डिनोमिनेटर आपके पास बहुत बड़ा है। तो आपके पास ये ओवरऑल वैल्यू क्यू अपॉन पी की किसके बराबर है, जीरो। भाई खुद सोचो, न्यूमिनेटर बहुत छोटा हो और डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाता है आपके पास, जीरो आ जाता है। वैसे भी हमें ये बात पता है कि किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल कम आउट टू बी जीरो। ये आपके पास हो गया जनाब केस नंबर 3। अब चलते हैं केस नंबर 4 की तरफ, एक एक केस पढ़ेंगे, सारे के सारे केसेस पढ़ेंगे। अब केस नंबर 4 में आपका ऑब्जेक्ट आता है बिटवीन एफ एंड 2f। ऑब्जेक्ट इज नाउ बिटवीन एफ एंड 2f। ऑब्जेक्ट अब कहां आ गया जनाबे वाला, ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया एफ और 2f के बीचों बीच, ठीक है। ये देखो, अब जनाब हमारे पास सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, वो कहां आता है, वो ऑब्जेक्ट आता है इस जगह पे कहीं, ये आ गया मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2f से आगे आ चुका आप, सही है, काम वही करना है जो अभी तक करते आए हैं, कोई नया काम नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे नया। ये इसके हेड से हमने एक लाइट रे ली इसके हेड से, ठीक है। ये एक लाइट रे ली जनाब हमने, ठीक है, और ये कहां से पास हो जाएगी, एफ से पास हो जाएगी। पता है ना हमें तो ये बात अच्छे से। ये पास हो गई, समझ लो कहां से मेरा बेटा, एफ से पास हो गई। दूसरी लाइट रे कहां से पास होगी, दूसरी लाइट रे आपके पास सीधा ओ से पास होती भी जाएगी। ये ये देखो, हालांकि मैंने स्केल के मुताबिक डायग्राम नहीं बनाई, लेकिन उसके बावजूद देख रहे हो, आपको नजर आ रहा होगा, उसके बावजूद देख रहे हो, ये जहां पे हमारा गुमान था ये वहीं पे बन रहा है। हमारा गुमान यही था कि वो 2f से आगे बनेगी, तो देखो वहीं पे बन रही है, कुछ ऐसी बन रही है, देख रहे हो। ये देख रहे हो, ये मेरे बेटा आपके पास क्या बन रही है, ये आपके पास बन रही है इमेज, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर दूं। ये देखो, ये बन रही है, ठीक हो गया, ये इमेज बन रही है। अब देखो वही चीज मैं आपसे पूछूंगा, अब जब ऑब्जेक्ट आपका आ गया बिटवीन एफ एंड 2f, इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे भाई इमेज कहाँ है, तो इमेज आपके पास आ रही है जनाबे वाला बियॉन्ड 2f। इमेज कहाँ है, बियॉन्ड 2f, 2f के बाहर चली गई। लेकिन स्टिल नेवरदलेस आपके पास इमेज कैसी है, रियल है, और इन्वर्टेड है, और मैग्निफिकेशन देखो और से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपको जहन में रखना है। मैग्निफिकेशन क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 1 है, सही है। क्यों ग्रेटर देन 1 है, आपको नजर आ रहा है हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम है। सिमिलरली क्यू का वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है और पी का वैल्यू यहाँ पे कम है। मार्किंग करना चाहो तो मार्किंग करके देख लो। भैया देखो, ये पी होगा ना यहाँ पे, पी ये होगा यहाँ पे, दिस इज पी यहाँ पे, ये पी है मेरे भाई, ये पी है।
सिमिलरली अगर क्यू की बात की जाए तो भाई साहब ये क्यू है हमारे पास, ये क्यू है, तो आपको फर्क नजर आ ही रहा होगा, खुद ही से नजर आ रहा होगा फर्क तो आपको। तो क्यू आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, क्यू में ज्यादा दिखाई। ये पी है हमारे पास और ये क्या है, क्यू है, तो क्यू इज ग्रेटर देन पी, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। ठीक है जनाब, ठीक है सर, आगे चलते हैं। ये हमारे पास हो गया केस नंबर 4, ठीक है। अब आता है केस नंबर 5। अब कहां आएगा, केस नंबर 5, ठीक है। केस नंबर 5 एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए आपको हेल्प आउट करेगा। जब हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे तब आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है एट एफ, ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट एट एफ, ठीक है। गौर से देखना ये वाला केस भी, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यही एक केस है जो आपको हेल्प कर रहा होगा। अब देखो, अब आप ऑब्जेक्ट को किधर लेकर आ गए, आप ऑब्जेक्ट को लेकर आ गए एट एफ, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है एट एफ, समझ लो एट एफ आ गया, ये रहा। अबे आजा, ऑब्जेक्ट एट एफ, ठीक है सर, चलें आगे। वही काम करेंगे, लाइट रे आई, एक इसके सर से लाइट रे आई, इस तरह करके ये आ गई, ठीक है। और जनाबे वाला वो पास कर जाएगी कहां से, फोकस से। यहां से पास कर गई, ठीक है मेरा बेटा। अब हमारे पास जो अगली लाइट रे है वो कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। भेज दो भाई, ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो इसको। ये देखो, अब देखो मेरा बेटा, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये जो लाइट रेज नजर आ रही है ना, अब यहां पे ना बात को समझने की जरूरत है। ये जो आपको लाइट रेज नजर आ रही हैं, आप गौर से देखो तो ये लाइट रेज आपको स्लाइटली कन्वर्जेंट नजर आ रही हैं। दीज लाइट रेज आर स्लाइटली कन्वर्जेंट, दीज लाइट रेज आर स्लाइटली कन्वर्जेंट, यानी कि ऐसा दिख रहा है कि ये मिलेंगी, लेकिन बहुत दूर जाके मिलेंगी। तो इसको हम यहां पे कहते हैं इमेज एट इंफिनिटी। अगर आप गौर से देखो तो ऊपर वाले के मुकाबले में पलटना शुरू हो गया। पहले ऊपर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे आ रही थी। अभी आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो आपकी इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है। सही है। और आपके पास जो जो इमेज बनेगा वो एट इंफिनिटी बनेगा, यहां लिख लेते हैं, इमेज एट इंफिनिटी बनेगा, और रियल बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा, और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन बहुत 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 ज्यादा होगी, हाईली मैग्निफाइड, वेरी हाईली मैग्नीफाइड। भाई खुद सोचना, जितना दूर जाके मिलेगा उतना इमेज का साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा है। आप इसको मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से भी देख सकते हो ना भाई साहब, क्यू डिवाइडेड बाय पी। जब क्यू इंफिनिटी पे पी एफ एफ होगा यहाँ पे फोकल लेंथ के बराबर, तो पी कुछ भी होता रहे। जब ऊपर वाला इंफिनिटी हो गया तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये भी आपसे पूछता है। मैग्निफिकेशन सिर्फ आइडियल इंफिनिटी होती है, एक्चुअल में इंफिनिटी नहीं होती, बहुत बड़ी वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, हाइट ऑफ इमेज बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। ये केस ध्यान में रखना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यही केस हमारा दोबारा आएगा, मतलब ये सारे केसेस अभी आगे आते जाएंगे। अब जो केस नंबर 6 पढ़ा रहा हूं, ये सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आएगा। सही है। इसी तरीके से ये यहां जो केस पढ़ा है केस नंबर 4, ये भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आएगा। मतलब ये जितने केसेस पढ़ाए हैं ना, ये सारे आगे आपको ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में नजर आ रहे होंगे, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। और मजेदार बात है, किताब वालों ने ये सारे केसेस लिखे हुए नहीं है, वो ये मान के चलेंगे कि आपने ये सब चीजें अपने मैट्रिक लेवल में पढ़ी होंगी। वैसे मैट्रिक में आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, हाथ रेस करना, मैट्रिक में O2 O1 में ये सब केसेस पढ़ाए गए या नहीं पढ़ाए गए। ये मैट्रिक की चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई इंटर लेवल की चीजें नहीं पढ़ी अभी तक हमने। पढ़ी है ना, क्लास 10, ठीक है, 9 10, अब जहां पे भी तुमने ये टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो आखिरी केस है वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ऑब्जेक्ट बिटवीन ओ एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन ओ एंड एफ। ओ और एफ के दरमियान में आपका क्या हो गया जनाबे वाला, आप ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा सर बना दें, ये लास्ट केस है इसका, और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझना जरा इस केस को, खूब अच्छे से दिल लगा के समझना इस केस को। इसको यहां ले आओ थोड़ा सा, चलो। अब जनाब हमारे पास जो
ऑब्जेक्ट है ना, वो एफ से आगे आगे आना ही था उसने आगे, एफ से आगे, ठीक है। अब यही क्योंकि एक केस बच गया था। ये हमारे पास है जनाबे वाला क्या, ये हमारे पास है जनाब, हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है सर, बेहतरीन है। अब देखो यहां से वही वही पुरानी वाली कहानी दोबारा आ जाएगी। ये एक लाइटर यहां से आएगी, जी सर आएगी लाइटर, फिर क्या करेंगे अब, देखते हैं ना भाई। एक लाइटर यहां से आई, आ गई सर। फिर कहां से पास करेगी, वो फोकस से पास करेगी सर, पास करा दो भाई जरा फोकस से, चलो ये पास हो गई जनाब फोकस से। एक लाइटर कहां से पास करेगी जनाब, ऑप्टिकल सेंटर से, करा दो भाई, इसको भी पास करा दो ऑप्टिकल सेंटर से। ये ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखो आपको ये जो लाइट रेज नजर आ रही है ना, अगर आप इनके ऊपर गौर करो, अगर आप इनके ऊपर गौर करो तो आपको ये लाइट रेज कैसी नजर आ रही है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मायना ये हो गया कि ये आपस में जाके मिलेंगी नहीं, ये आपस में जाके आगे मिलेंगी नहीं। जब मेरे भाई ये आपस में जाके आगे मिलेंगी नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आगे आपके पास इमेज फॉर्म हो जाए। सर अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इन लाइट रेस को बैक साइड पे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे या एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। समझते हैं जरा अभी। देखो अब हमने क्या किया मेरे भाई, इन लाइट रेस को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करके लाए। ये हमने इनको पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट किया, जहन में रखना, ठीक है। क्यों किया है वो भी आपको साथ साथ समझ में आएगा, परेशान नहीं हो जाओ, समझाए बगैर नहीं जाऊंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। ये देखो, ये हमने क्या किया जनाब, ये हमने इन लाइट रेस को बैक साइड पे एक्सटेंड किया है। ये हमने खुद एक्सटेंड किए, ये लाइट रेस हमने खुद से एक्सटेंड करी है। बैक साइड पे एक्सटेंड करते हुए आए हैं, ठीक है। ये आ रहे हैं हम बैक साइड पे एक्सटेंड करते हुए, बैक साइड पे एक्सटेंड करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और जनाब ये इस पॉइंट पे आपको इमेज मिलती हुई नजर आ रही है। अब ये मैं इमेज बना रहा हूं, अब गौर से देखिएगा, ये इमेज बना यहां पे, ये इमेज बनाई। अब आप इमेज से, अगर आप इमेज के बारे में गौर करो तो पहली चीज तो आपको ये नजर आती है कि इमेज जो है वो सेम साइड के ऊपर है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज इज ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, नजर आता है। इमेज सेम साइज के ऊपर है, सेम साइड के ऊपर है, सॉरी, एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहली बात तो आपको ये नजर आएगी, ठीक है। ठीक है सर, नजर आ गई, आगे बताएं। ये इमेज रियल है नहीं, वर्चुअल इमेज है। इमेज कैसी है, वर्चुअल है। क्यों सर, भाई आपने जबरदस्ती मिलाया ना, लाइट रेस तो नहीं मिल रही थी आगे जाके, ये वर्चुअल इमेज है, अच्छा। सिमिलरली इरेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट के मुकाबले में देखो आपको इमेज, जैसे ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है वैसे आपको इमेज का सर ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। फिर आपको ये भी हाईली मैग्नीफाइड नजर आ रही है, मतलब उतनी हाईली मैग्नीफाइड नहीं है जितनी इससे ऊपर वाले केस में थी, लेकिन स्टिल आपको, मतलब जाहिर है इन्फिनिटी पे थोड़ी बन रही है, ये आपको मैग्नीफाइड ही नजर आ रही है अभी भी, ठीक है। यहां पे भी मैग्निफिकेशन आपके पास क्या है, ग्रेटर देन वन है, मैग्निफिकेशन आपके पास क्या है, ग्रेटर देन वन है, ठीक है। ये वाला आपके पास जो केस होता है, ये वाला आपके पास केस होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का या किसका, मैग्नीफाइंग ग्लास का केस होता है, ठीक है। तो पहली चीज तो आपने ये जहन में रख लेनी है क्या, कि आपका जो कन्वर्जिंग लेंस है, आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है, वो सिर्फ एक ही केस है जिस केस के अंदर एक वर्चुअल इमेज बनाता है, और वो ये केस नंबर 6 है, ये मार्क कर रहा हूं इसको मैं। अक्सर एग्जामिनर पूछता है, क्या किस तरह से पूछता है आपका ये एग्जामिनर, अभी मजीद भी समझते हैं आपको ये, ठीक है। आपका एग्जामिनर पूछता है कि यार वो कौन सा वाहिद केस है जिसके अंदर कन्वर्जिंग लेंस जो है वो एक अदद वर्चुअल इमेज बनाएगा, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस तो हमेशा रियल इमेज बनाता है। वो वाहिद केस है जब आपके पास बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस यू आर गोइंग टू प्लेस योर ऑब्जेक्ट, तो इन दैट केस आपके पास वो होगा। अब देखो इसी के अंदर ना हम एग्जामिनर हमसे जो पूछेगा हम इसको एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या सर, समझाएं जरा हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अभी डिफाइन करते हैं ना, देखो जरा।
अगर मैं आपसे बोलूं जरा यार इसको तो बताओ ये क्या चीज है, ये जिसको मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूं, अब बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, ये तो इतना आसान है। ये पी है। पी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैं बोलूंगा यार बहुत आला, तुमने जबरदस्त काम कर दिया। अब ये बताओ ये क्या चीज है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं? ये क्या? अबे भाई, ये क्या चीज है जिसको मैंने मार्क किया है? ये क्या चीज है? अब लोग सर ये भी आसान चीज है, ये क्या है? ये आपके पास है फोकल लेंथ है। ये क्या है? फोकल लेंथ है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज फोकल लेंथ। तो क्या मैं केस नंबर 6 को ऐसे कह सकता हूं कि P इज लेस देन फोकल लेंथ? हाँ या ना? P इज लेस देन फोकल लेंथ बिल्कुल कह सकते हैं। तो एग्जामिनर ऐसे भी पूछता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग लेंथ से कम है, तो उस केस के अंदर आपका ये जो कन्वर्जिंग लेंस है वो एक वर्चुअल इमेज बनाएगा। अब यहां पे देखो, यहां पे आपको नजर आ रहा है, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। यहां पे आपके पास जो P है वो F के बराबर है, देख रहे हो? P आपके पास क्या है? F के बराबर है। नजर आ रहा है आपको? क्योंकि आपने फोकस पे रखा हुआ है। तो आपके पास ये जो Q है, ये Q इमेज डिस्टेंस, ये कहां पे जा रहा है? इंफिनिटी पे जा रहा है, बहुत दूर जाके आपकी इमेज बन रही है। ठीक है, इसके ऊपर देख लो यहां पे, यहां आपको नजर आ रहा है, या इस केस के अंदर आपको नजर आ रहा है कि आपका जो P है, P आपका ग्रेटर देन F है। ये मुंह जिसकी तरफ खुला होता है वो बड़ा होता है। तो P इज ग्रेटर देन F, फोकल लेंथ से आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है। क्यों? अरे भाई, फोकल लेंथ अगर तुमसे पूछूंगा मैं, तो फोकल लेंथ का वैल्यू क्या है? ये है ना भाई मेरे, ये फोकल लेंथ है। दिस इज फोकल लेंथ ना, ये फोकल लेंथ है जो अभी भी ड्रॉ करी है भाई, ये फोकल लेंथ है। तो तुम्हें नजर आ रहा है कि आपका जो क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से कैसा है? ज्यादा है। और ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ से क्या है? कम है। नजर आ रहा है? एफ से ग्रेटर है, 2F से लेसर है। ठीक है, तो आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो 2F से कैसा है? ज्यादा है। नजर आ रहा है? 2F के आगे जाके आपकी इमेज बन रही है। ये सब पूछता है आपका एग्जामिनर, ध्यान में रख लेना। अब ऑब्जेक्ट क्या है? 2F के ऊपर है, यानी कि यहां पे आपको कहेगा कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 2F के ऊपर है, तो आपका जो इमेज है वो भी कहां है? 2F के ऊपर है जनाब। ठीक है, आगे चलो। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F मतलब आपका जो P है दैट इज ग्रेटर देन 2F, और आपका जो Q है, आपका जो Q है, आपका जो Q है, आपका जो Q है, ये F से ग्रेटर है, यानी कि फोकल लेंथ से ग्रेटर है, और 2F से लेसर है। कैसे? अरे भाई ये देखो, यहां से लेके यहां तक फोकल लेंथ है, तो आपका इमेज जो है वो फोकल लेंथ से आगे बन रहा है, लेकिन ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से पीछे बन रहा है। तो बस ये बात बताइए मैंने आपको। सही है? यहां पे क्या है भाई, इस वाले केस में क्या है? इस वाले केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी के ऊपर है, और आपका जो इमेज है वो कहां है? फोकल लेंथ के ऊपर है। तो इस तरह की चीजें आपका एग्जामिनर आपसे पूछता जाता हैगा। अब इसी में एक छोटी सी चीज और है, वो छोटी सी चीज है हमारे पास साइन कन्वेंशन को लेकर, साइन कन्वेंशन को लेकर। साइन कन्वेंशन बोले तो कब आपने एफ को पॉजिटिव लेना है, कब आपने एफ को नेगेटिव लेना है, कब पी पॉजिटिव लेना है, कब पी नेगेटिव लेना है, कब क्यू पॉजिटिव लेना है, कब क्यू नेगेटिव लेना है, ये सब चीजें। नंबर एक, फोकल लेंथ। जनाब फोकल लेंथ पॉजिटिव भी होगी, फोकल लेंथ नेगेटिव भी होगी, और एग्जामिनर जो है वो आपकी फुप्पी का लड़का नहीं है कि वो आपको बताएगा, और ये आपने खुद से तय करना है कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी अगर कॉन्वेक्स लेंस है, या फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी अगर कॉनकेव मिरर है। मिरर और लेंस में याद रखना उल्टा हिसाब चलता है। ठीक है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है ना, वैसे कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है। सही है? अब ऐसा क्यों होता है? मिरर हमारा टॉपिक नहीं है, वरना मैं आपको लाजमी बताता। सिमिलरली जैसे कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, वैसे ही आपके पास कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। अच्छा, कॉनकेव लेंस की हमने यहां केसेस डिस्कस नहीं किए, जहन में रखना कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है। भाई अगर आप थोड़ा सा अपनी अकल का इस्तेमाल करो, आखिरी केस में वर्चुअल इमेज क्यों बना? क्योंकि लाइट रेज वर डाइवर्जेंट, तभी तो जबरदस्ती मिलाना पड़ा। तो कॉनकेव लेंस तो बुनियादी तौर पे है ही डाइवर्जिंग लेंस, तो वो तो सारी लाइट रेस को हमेशा क्या करेगा? डाइवर्ज ही करेगा। भाई जब डाइवर्ज ही करेगा तो किधर से बनाएगा रियल इमेज? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये आप जहन में रखोगे। ठीक है सर, आगे चलें। अब आते हैं क्यू के ऊपर। क्यू भी पॉजिटिव होगा, क्यू नेगेटिव। क्यू है क्या? इमेज डिस्टेंस। अगर आपके पास रियल इमेज है, रियल इमेज मतलब एक्चुअल में लाइंस को जोड़ने पर बन रही है, तो पॉजिटिव। अगर आपके पास वर्चुअल इमेज है तो
नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर। अब ये तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता, इसकी एक मिसाल भी दे दूंगा फिर मैं आपको। क्यू के साथ आता है आपके पास पी, ठीक है, पी। अब पी आपका पॉजिटिव कब होगा? पी आपका पॉजिटिव होगा अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है, अगर आपका रियल ऑब्जेक्ट है। अगर आपका इमेजिनरी या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, अगर आपका इमेजिनरी या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में पी नेगेटिव होगा। अच्छा सर ये बताइए, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या साइंस है? ये क्या है? बहुत सिंपल है, एक मिसाल बताते हैं। देखो मान लो एक कमरा है, ये मान लो एक कमरा है, एक सिंपल सी मिसाल से आप बात समझना। ये मान लो एक कमरा है, ठीक है। इस कमरे में ना क्या सूरत हाल है, इस कमरे में एक 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 मिरर लगा हुआ है यहां पे। ये एक मिरर लगा हुआ है मान ले भाई इस जगह पे, एक मिरर लगा हुआ है मान लो भाई साहब इस जगह पे, ये एक मिरर, ठीक है। एक मिरर लगा हुआ है जनाबे वाला इस जगह पे, ठीक है, ऐसे करके ये इस जगह पे लगा हुआ है, ठीक हो गया सर। और दरमियान में ना यहां पे ऐसे छोटा सा पार्टीशन है, ये पूरे कमरे का पार्टीशन नहीं है, छोटा सा पार्टीशन है। मतलब मिरर्स के सामने पार्टीशन है, मतलब ये इसको अगर मैं नाम दे दूं मिरर ए का, इसे इसे मैंने अगर नाम दे दिया मिरर ए का, इसे नाम दे दिया मिरर बी का, इसे नाम दे दिया मिरर सी का, तो सी से आप डायरेक्टली ए को नहीं देख सकते, सी से आप डायरेक्टली ए को नहीं देख सकते। अब एक बंदा जो है ना वो यहां पे खड़ा हुआ है, एक बंदा यहां खड़ा हुआ है, सही है? अब ये बंदा क्या करता है, ये बंदा जो है ना वो यहां से एक लाइट रे इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट करता है, ठीक है। अब गौर से देखो होगा क्या, इस लाइट रे, ये जाहिर लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, यहां से लाइट रे इधर रिफ्लेक्ट हुई बी पे, ठीक है। और यहां से गौर से देखना, यहां से लाइट रे इधर रिफ्लेक्ट हुई, और यहां से लाइट रे इसको नजर आ रही है, वापस इसको नजर आ रही है। सही हो गया? अब आप गौर से देखो, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो किधर है? तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो यहां है भाई, मिरर सी के लिए ये ऑब्जेक्ट है, मिरर सी का जो इमेज है वो बी के लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है, बोल हाँ या ना। भाई मिरर सी के पास तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, जो बंदा लाइट मिरर सी पे ही मार रहा है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो मिरर सी के पास है। मिरर मिरर बी किसका इमेज बना रहा है? ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, जो सी ने इमेज बना के बी पे फेंका है वो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। तो बी के पास जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल नहीं है। वो एक मिरर का इमेज है, दैट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर बी। फिर मिरर बी का जो इमेज है वो ए के लिए ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। समझता है? यानी कि अगर एक लेंस से ऑब्जेक्ट, एक एक लेंस की इमेज सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगी, तो वो सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इस केस के अंदर आप पी का वैल्यू कैसे लोगे? नेगेटिव। मतलब अगर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, मल्टीपल लेंसेज है, ये पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, दूसरे की इमेज तीसरे का ऑब्जेक्ट, ऐसी कार्रवाई चल रही है, तो जो पहले की इमेज है जो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है, तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक्चुअल में तो कहीं पीछे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, वो एक्चुअल थोड़ी है आपके पास, ठीक है। तो ये वाले केस में आप कहते हो। इसकी और सिंपल सी मिसाल भी है। अब मुझे हेरा फेरी का पार्ट याद नहीं है, कोई हेरा फेरी का एक आधा पार्ट होता है वो जिसमें वो क्लाउन्स बने हुए होते हैं, वो सर्कस के अंदर जाते हैं वो पैसे वैसे देने के लिए। तो उसके अंदर वो जो एक कमरे में जाते हैं जहां पे मल्टीपल मिरर्स होते हैं, सर्कस मिरर्स कहलाते हैं जो, उसमें क्या होता है, एक की इमेज एक पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। अब वो बंदा तो जाहिर है किसी एक मिरर के आगे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसकी जो पूरी जगह पे इमेजेस है वो क्या हो रहा है, एक मिरर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरह से आपकी इमेजेस क्या हो रही हैं, कॉपी होती हुई जा रही हैंगी। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास था अपना केसेस। और ये अब एक लास्ट चीज जिसके बाद मैं आपको सवाल कराऊंगा, ये जो आपके पास है पी क्यू और एफ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इनको आपस में रिलेट करने के लिए एक लेंस फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। बोलो यहां तक क्या सबको सब चीज अच्छे समझ में आती है? हमने कोई मुश्किल बात तो नहीं करी? ये मैट्रिक का लेवल पढ़ रहे हैं अभी हम। अब देखो भाई हमारे पास जो है सवाल है, फाइंड द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कह रहा है, इसका मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एफ का वैल्यू देखो क्या दे दिया इन्होंने, 20 सेंटीमीटर। टू ऑप्टेन एन इमेज, देखो क्या कह रहा है, टू ऑप्टेन एन इमेज, टू ऑप्टेन एन इमेज क्या कहते हैं, टू ऑब्टेन एन इमेज डबल ऑफ इट साइज। अब देखो ये सवाल एक बहुत अच्छा सवाल है, अगर आप इसको गौर से देखो थोड़ी देर के लिए, आंसर्स को नहीं देखना अभी आपने, अभी आप सिर्फ इसको देखो।
और जितनी चीजें हमने पहले पढ़ी हुई है ना, उससे आपने इसको रिलेट करने की कोशिश करनी है, जो मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा उसके बाद, ठीक है। चलो, अब देखो, फाइंड द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। गोया के आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? आपको पी का वैल्यू मालूम करने के लिए बोल रहा है, ठीक है सर, समझ में आता है, सही है। और फोकल लेंथ आपको दे दी, वेरी गुड सर। टू ऑब्टेन एन इमेज डबल ऑफ इट साइज, आपको एम का वैल्यू क्या दे दिया भाई साहब? 2 दे दिया, एम का वैल्यू 2 दे दिया भाई। ऑब्टेन एन इमेज डबल ऑफ इट साइज, जो इमेज है दैट शुड हैव डबल द साइज, ठीक है सर, समझ आ गया। अब अगर मैं अपने माजी से याद करूं तो मुझे ये याद आ रहा है कि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 एक दफा हुआ करता था जब मेरे पास रियल इमेज थी, और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 एक दफा हुआ करता था जब मेरे पास वर्चुअल इमेज थी। कैसे सर? देखो अभी आपको याद दिलाते हैं। ऊपर मैंने आपको केसेस कराए थे, और से देखना केसेस, ये जिस पे देखो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, एक ये वाला केस देखो, ये वाला केस देखो, ये जो मैंने आपको बताया है, ये वाला केस देखो। इस केस में देखो मैग्निफिकेशन मैंने यहां लिखवाया था ग्रेटर देन 1, ये इसी दिन के लिए लिखवाया था, देख रहे हो? यानी कि ये वाले केस में ठीक हो गया। यानी कि एक केस कॉन्वेक्स लेंस का ये है जिसमें मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होती है, यानी कि रियल इमेज बनती है। सर ये वाला भी तो था, नहीं इसके अंदर मैग्निफिकेशन इंफिनिटी होती है भाई, जहन में रखना। इसको मैंने ग्रेटर देन 1 नहीं कहा, इसमें मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा होती है और वो इंफिनिटी होती है, इसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। एक ये आखिरी वाला केस था, इसके अंदर भी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है इमेज बनती हुई, ठीक है। और इसमें क्या है? वर्चुअल है। तो दो केसेस हो सकते हैं। दो केसेस का मतलब क्या है कि एक केस में आपके पास रियल इमेज है, और एक केस में जनाब आपके पास क्या है? वर्चुअल इमेज है, ठीक है सर, समझ आता है। आगे चलें, अब जरा समझाएं, मजीद समझाएं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये सवाल अलग अलग वेरिएंट्स में आपको एनईडी के पेपर में मिलेगा, आपको ई कैट पंजाब में मिलेगा, आपको डीयूएचएस के पास पेपर में मिलेगा। डीयूएचएस के जो पुराने पास पेपर है एनटीएस वाले, उसमें 2 से 3 साल में यह सवाल आया हुआ है, सेम क्वेश्चन, मतलब अलग अलग वेरिएशन के साथ, सेम कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अब आपने यहां फॉर्मूला अप्लाई किया, एम इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पी, ठीक है सर। अभी पहले मैं रियल इमेज वाले सीन पे चल रहा हूं, यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरी इमेज कैसी होगी जनाब? रियल होगी। तो एम की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा? एम की जगह पे मेरे पास आ जाएगा जनाबे वाला 2 क्यू डिवाइडेड बाय पी, ठीक है सर, सही है, आगे चलें। क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास? 2p आ जाएगा। अब चूंकि मेरी रियल इमेज होगी तो यहां पे क्यू का वैल्यू मैं कैसा लूंगा? पॉजिटिव लूंगा। मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया भी था कि आपके पास रियल इमेज के केस के अंदर क्यू कैसा लिया जाता है भाई साहब? पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है सर, आगे चलिए, आगे चलते हैं जरा। क्यू आ गया, अब क्या करना है? लेंस फॉर्मूला 1/f, ये 20 आ गया, प्लस का 20 क्यों लिया? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस में एफ कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। 1/p, पी तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना। वो तो जब मल्टीपल लेंसेज होते हैं तब जाके एक लेंस का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वहां पे पी नेगेटिव होगा। 1 और यहां पे क्या आ गया आपके पास? 2p, सही है सर, सही है सर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/20 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 2/2p प्लस का 1/2p, ठीक है सर, आगे चलिए, आगे चलते हैं भाई। क्या बन जाएगा अब? ये बन जाएगा जनाब 1/20, 2+1 क्या हो गया? 3, अपॉन में क्या आ गया? 2p आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2p विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 60, विच मीन्स p विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर है। यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रखते हो तो आपको जो इमेज मिलेगी वो उसका जो कह लो कि वो होगा, वो आपके पास ग्रेटर देन 1 होगा। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। सर वेरीफाई कराएं जरा, वेरीफाई कर लेते हैं, यानी कि आपको डबल द साइज में मिलेगा। सर वेरीफाई कराएं, वेरीफाई कर लेते हैं। क्यू का वैल्यू निकालना है, आपको पता है ऊपर आपने लिया था ना, क्यू क्या था? 2p के बराबर था। तो 2 × 30 आपके पास क्या आ रहा है? 60 आ रहा है। यानी कि अब जरा समझिएगा, अगर मेरा बेटा आप 30 सेंटीमीटर के ऊपर अपना ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपको 60 सेंटीमीटर पे इमेज मिलेगी। मैग्निफिकेशन निकाल के चेक कर लो, ये वेरीफाई कर रहा हूं। क्यू डिवाइडेड बाय पी, तो क्यू कितना है? 60, और पी कितना है? 30, तो क्या आंसर आया? 2 आंसर आया। इसका मतलब यही तो था आपके पास सवाल। अब ये देखो, ये जो मैंने ऊपर आपको केसेस पढ़ाए थे उनसे भी वेरीफाई हो रहा है। कैसे हो रहा है वेरीफाई? चेक कराए सर। देखो, ये जो आपके पास P था, ये P आपके पास कितना आया है? 30 सेंटीमीटर आया है। ये जो आपका P है, अगर आपको मैं फोकल लेंथ पूछूं तो फोकल लेंथ कितनी है जनाब? फोकल लेंथ हमारे पास है 30 सेंटीमीटर।
20 सेंटीमीटर। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि P इज ग्रेटर देन F, F से ग्रेटर है, एंड लेस देन 2F, हाँ या ना? अरे भैया देखना, P 20 सेंटीमीटर से ग्रेटर है, जी सर, और 40 सेंटीमीटर से लेसर है, जी सर। गोया के बिटवीन F एंड 2F रखा हुआ है, जी सर। और ये जो आपके पास इमेज आ रहा है, ये इमेज क्या ये नजर आ रहा है? Q इज ग्रेटर देन 2F, 2F से बियॉन्ड बन रही है इमेज, देखो यही केस तो पढ़ाया था मैंने आपको ऊपर। अल्लाह के बंदो ये देखो, पी एफ और 2F के दरमियान में है, और क्यू क्या है? ग्रेटर देन 2F है, देखो यही चीज तो हमने यहां साबित भी कर दी उठाकर, वही चीज उठ के आ रही है हमारे पास। तो ये हमेशा ऐसे साबित हो जाएगा। अब क्या करना है? अब पी ग्रेटर देन इमेज लेना है वर्चुअल इमेज का, अब पी ग्रेटर देन लेना है वर्चुअल इमेज का। अब 2 पे आ जाओ। अब आपकी इमेज क्या है? वर्चुअल है, सेम काम करेंगे। m इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पी, वही सवाल है, टू ऑब्टेन एन इमेज डबल ऑफ इट साइज। तो यहां पे आ जाएगा 2 इज क्यू अपॉन पी, ये आपके पास बन जाएगा Q विल बी इक्वल टू 2P, माइनस साइन लगाओगे। माइनस साइन क्यों लगाया? ये माइनस साइन, ये माइनस साइन लगाया क्योंकि अब की बार हमने माना हुआ है हमारी इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज है, इसलिए माइनस साइन लगाए। लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f। एफ के अंदर 20 क्यों लगाया? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो +20 आएगा। 1/p प्लस 1/क्यू, क्यू की जगह पे क्या आएगा? माइनस का 2p। सिंप्लीफाई कर देंगे, 1/20 की विल बी इक्वल टू, ये इधर जाएगा, 1/20 विल बी इक्वल टू 1/p प्लस माइनस जा माइनस 1/2p। 1/20 विल बी इक्वल टू, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2/2p माइनस का 1/2p। सही है, सिंप्लीफाई कर दिया, 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1, अपॉन में क्या आ गया? 2p आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2p विल बी इक्वल टू 20, विच मीन्स p विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। p क्या आ रहा है? 10 सेंटीमीटर आ रहा है। अब देखो आपके पास फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ आपके पास है 20 सेंटीमीटर। आपको क्या वाजे तौर पे ये बात यहां से लिखी हुई नजर आ रही है? वाजे तौर पे क्या, कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये विद इन द फोकल लेंथ रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन एफ। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन एफ होता है, इस केस के अंदर भी कन्वर्जिंग लेंस मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 रखता है। देखो यहां पे यही बात आ रही है, पी इज लेस देन एफ, देखो यही बात हमने पढ़ी थी, यही बात यहां से साबित भी हो रही है। बोलो बोलो, यहां तक की बात क्या सबको समझ में आती है, हाँ या ना? तो हम आगे चले। अब देखो बच्चे, हमारे सामने जो है ना 2 सवाल मेंशन है जो कि आपके पास पेपर में आए हुए हैं, अभी तक के टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, आए हुए तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है, वो जब टॉपिक आगे बढ़ेगा तब आएंगे। कहता है कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, इट इज यूज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है? तो देखो आपके पास जो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ आपको कितनी दी हुई है? मैं आपको बोल रहा था ना ये केसेस में से सवाल बना बना के पूछते हैं। देखो ये रहा, फोकल लेंथ कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर, लिख लिया आपने यहाँ पे जनाबे वाला। आगे कहते हैं इट इज यूज टू फॉर्म एन ऑब्जेक्ट प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और ये कौन सा लेंस है जनाब? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का एक ही केस पढ़ा था जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, वो कौन सी थी? जिसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज लेस देन एफ, यानी कि ऑब्जेक्ट विद इन द फोकस प्लेस कर दिया जाए। तो देखो यहां पे आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? 15 सेंटीमीटर पे रखा है। तो नजर आ रहा है कि वो 20 सेंटीमीटर से छोटा है, यानी कि आपने बिटवीन एफ एंड ओ रखा है। तो इसका मतलब वो जो हमने लास्ट वाला केस पढ़ा था जिसके अंदर वर्चुअल इमेज बनती है, वो आपके पास केस होगा यहाँ पे। तो इमेज आपके पास कैसा होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और इनलार्ज होगा। एक यूं नहीं हो सकता क्योंकि वो बोल रहा है वर्चुअल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज तो नहीं बनता, हमने अभी ऊपर पढ़ा था। इरेक्ट बनता है। इरेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है तो इमेज का भी सर कैसा होगा? ऊपर होगा। ठीक है, सिमिलर पैटर्न पे देखो अगला सवाल है। कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दे दी और कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी भाई? +30 सेंटीमीटर हो जाएगी। शुड बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ द इमेज बी 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको मैग्निफिकेशन दे दी कितनी है? 1/4 है, सही है, ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्यू अपॉन पी आपके पास यहां से आ गया, और पूछ रहा क्या है? ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया जाए, यानी कि आपसे पी का वैल्यू पूछ रहा है। बस इतनी सी बात है हमारे पास ये करने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू विल बी इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी ये चीज हमारे पास। ठीक है, अगले स्टेप पे जाएंगे। जब
अगले स्टेप पे जाएंगे तो ये बन जाएगा जनाब 1/f विल बी इक्वल टू 1/p। पी को ही रहने देंगे, पी एज इट इज आ गया। और क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा जनाब हमारे पास p डिवाइडेड बाय 4, पलटेगा ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि 1/p प्लस का 4 डिवाइडेड बाय p। एलसीएम तो सेम ही है तो क्या बन गया 5/p बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो p विल बी इक्वल टू 5 × 30। सॉल्व कर देंगे तो आंसर आता है हमारे पास 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन थे जो इतने टॉपिक से हमारे माजी में आए हुए थे। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यहां तक मुझे बता दो कि सब चीज सबको क्लियर है अच्छे से।